कलेक्टर पत्नी ने सब्जी वाले पति के मुंह पर थूका, लेकिन जब बेटे ने अपनी लाल बत्ती से उतरकर पिता के पैर छुए तो कलेक्टर के होश उड़ गए और जिस वर्दी के गुमान में वह अपने ही सुहाग को रौंद रही थी, उसी वर्दी ने उसे आज सरेआम जलील कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक। आज की कहानी उस खोखले समाज के मुंह पर एक तमाचा है जहां रिश्तों का मोल ओहदे और कुर्सी से तोला जाता है। कहते हैं कि औरत अगर चाहे तो झोपड़ी को महल बना दे और अगर अपनी पर आ जाए तो महल को भी शमशान बना दे। आज की कहानी एक ऐसे ही कलयुगी पत्नी की है जिसे अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी की चमक इतनी प्यारी थी कि उसके उस पति के पसीने को ही भुला दिया जिसने उसे उस कुर्सी तक पहुंचाया था। लेकिन दोस्तों, खून के रिश्ते और सच्चे संस्कार कभी हारते नहीं हैं। आज एक बेटे ने वो कर दिखाया जिसे देखकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। जिलाधिकारी कलेक्टर सुमेधा राय, यह नाम पूरे जिले में गूंजता था। सुमेधा एक बेहद सख्त और कड़क मिजाज आईएएस अधिकारी थी। उसकी गाड़ी का सायरन सुनते ही बड़े बड़े नेता और अपराधी कांपने लगते थे। लेकिन इस शक्ति और पद में सुमेधा के भीतर एक ऐसा अहंकार भर दिया था जिसने उसे इंसान से पत्थर बना दिया था। उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों का ही जीने का हक है। दूसरी तरफ शहर की सबसे सब्जी मंडी के एक कोने में एक फटी पुरानी शर्ट और मैली धोती पहने एक शख्स अपनी सब्जी की रेहड़ी लगाता था। माधव की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक गहरा दर्द उसे 70 साल का दिखाता था। माधव दिन भर धूप में जलकर आलू ले लो प्याज ले लो की आवाज़ लगाता ताकि शाम को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। माधव अपनी रेहड़ी लेकर कलेक्ट्रेट के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक सायरन की तेज आवाज़ आई, पुलिस की गाड़ियां और बीच में कलेक्टर साहब की चमचमाती कार वहां से गुजर रही थी। भीड़ लग गई, लोग रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। अचानक सुमिधा की नज़र उस सब्जी वाले पर पड़ी। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। सुमिधा गाड़ी से उतरी। उसकी आंखों पर काला चश्मा और चाल में गजब की हेकड़ी थी। वह सीधे माधव के पास गई। माधव ने जैसे ही सुमिधा को देखा, उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे, वह अपनी नजरें चुराने लगा। सुमिधा ने हिकारत भरी नजरों से माधव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंसी। अरे वाह, तो तुम आज भी यहीं सड़ रहे हो माधव, सब्जी वाला, सुमिधा ने ताली बजाते हुए कहा। माधव ने हाथ जोड़ लिए। मेम साहब, आप जाइए यहाँ से, लोग देख रहे हैं। सुमिधा का पारा चढ़ गया। मेम साहब, अरे वो 2 पौड़ी के आदमी, मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ और तू तू एक मामूली सब्जी बेचने वाला। तुझे शर्म नहीं आती मेरे रास्ते में आने में? तेरी बदबू से मेरी गाड़ी महक गई। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने दबी जुबान में कहा, सुमेधा, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर तुम्हें दिल्ली भेजा था ताकि तुम अफसर बन सको। आज तुम मुझे ही धुतकार रही हो। यह सुनते ही सुमेधा आग बबूला हो गई। उसने आव देखा न था, माधव की रेहड़ी को एक जोरदार लात मारी। धड़ाम, सारे आलू प्याज सड़क पर बिखर गए। माधव उन्हें बचाने के लिए झुका तो सुमेधा ने उसे भी धक्का दे दिया। माधव बीच सड़क पर गिर पड़ा। जुबान लड़ाता है मुझसे, तेरी इतनी औकात, सुमिधा चिल्लाई। वो मेरी किस्मत थी कि मैं अफसर बनी और तू अनपढ़ रह गया। मैंने तुझे 20 साल पहले इसलिए छोड़ा था क्योंकि तू मेरे स्टेटस के लायक नहीं था। तू मेरे लिए एक धब्बा है, धब्बा। वहां खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कलेक्टर के खिलाफ बोले। माधव सड़क पर बिखरी अपनी सब्जियों को समेट रहा था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो आंसू अपनी गरीबी के नहीं, बल्कि अपने उस प्यार के थे जिसे उसने अपनी खून पसीने की कमाई से जीता था। दोस्तों, जरा सोचिए, उस पति के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या एक बड़ा पद मिल जाने से इंसानियत खत्म हो जानी चाहिए? क्या एहसान फरामोशी की यही सजा है? अगर आप भी मानते हैं कि जिस सीढ़ी में चढ़ चढ़कर हम ऊपर पहुंचते हैं उसे कभी लात नहीं मारनी चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर माधव का समर्थन करें। हमें मिलकर इस अहंकार को तोड़ना होगा। सुमेधा अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी अर्दली गार्ड से कहा, इस कचरे को यहाँ से हटाओ और नगर निगम की गाड़ी बुलाकर इसकी रेहड़ी जब्त करवाओ ताकि दोबारा यह मेरी आंखों के सामने न आए। गार्ड आगे बढ़ा और उसने माधव का कॉलर पकड़ लिया। माधव गिड़गिड़ाता रहा, साहब मत करिए, यही मेरी रोजी रोटी है। तभी सड़क के दूसरे छोर से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सबके कान खड़े कर दिए। यह सायरन सुमेधा की गाड़ी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और रौबीला था। 5 काली गाड़ियों का काफिला जिसके आगे और पीछे पुलिस की जिप्सियां एस्कॉर्ट कर रही थी, वहां आकर रुका। सबसे आगे वाली गाड़ी पर भारत सरकार और मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर लिखा था, यानी कलेक्टर से भी बड़ा अधिकारी। सुमेधा चौंक गई। कमिश्नर साहब, आज तो उनका दौरा नहीं था, वो यहाँ कैसे? उसने जल्दी से अपना चश्मा ठीक किया और साड़ी संभाली। उसे लगा कि उसने अपने सीनियर को सलामी देनी चाहिए। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक लंबा नौजवान और बेहद प्रभावशाली अधिकारी बाहर निकला। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि सुमेधा भी उसके सामने फीकी लग रही थी। यह थे नए कमिश्नर आदित्य प्रताप सिंह।
सुमिधा दौड़कर उनके पास गई और सैल्यूट किया। जय हिंद सर। सर आप अचानक यहाँ, मुझे खबर कर दी होती तो मैं इंतजाम करती। देखिए ना सर, यह सब्जी वाला बीच सड़क पर अतिक्रमण फैला रहा था, मैं बस इसे हटा ही रही थी। सुमेधा ने अपनी सफाई पेश की, लेकिन कमिश्नर आदित्य ने सुमेधा की तरफ देखा भी नहीं। उनकी नजरें सीधे उस गिरे हुए सब्जी वाले माधव पर टिकी थी। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो इतिहास रचेगा। यह वो पल है जब भगवान का न्याय धरती पर उतरता है। मैं आपका बेटा विवेक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाता हूं। लेकिन दोस्तों, सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा यह छोटा सा प्रयास तभी जीवित रह सकता है जब आपका आशीर्वाद मुझे मिले। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या चैनल की मेंबरशिप लेकर इस बेटे की आर्थिक मदद करें। आपका 20, 50 या 100 रुपए का योगदान मेरे बूढ़े माता पिता की दवा और इस चैनल की सांसें हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो साथी सक्षम है वो आज मदद जरूर करें। आदित्य ने सुमेधा को अनसुना कर दिया। वह तेज कदमों से चलते हुए उस सब्जी वाले के पास गए। माधव अभी भी अपनी आलू समेट रहा था। उसने डर के मारे ऊपर देखा भी नहीं। उसे लगा कि शायद कोई और बड़ा साहब उसे मारने आया है। लेकिन तभी उस बड़े साहब ने घुटनों के बल बैठकर माधव के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पिताजी। एक सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सुमेधा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पिताजी, उसने हकलाते हुए कहा। माधव ने धीरे से सिर उठाया। सामने अपने बेटे आदित्य को देखकर उसकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। आदि, बेटा तू तू यहाँ। आदित्य ने सबकी परवाह किए बिना, भरे बाजार में अपनी वर्दी की परवाह किए बिना माधव के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने उस धूल सने पैरों को अपने आंसुओं से धो दिया। हाँ पिताजी, मैं आ गया। आपका आदि अब कमिश्नर बन गया है। अब आपको यह रेहड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आदित्य खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। वह धीरे से मुड़ा और सुमेधा राय के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुमेधा पसीने से तरबतर थी। सर, यह आपका पिता है? लेकिन यह तो मेरा पति था, मतलब। आदित्य ने उंगली दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। चुप, एक शब्द और नहीं मिसेस सुमेधा राय। जिस आदमी को आपने अभी तक धक्का दिया, जिस आदमी की गरीबी का आपने मजाक उड़ाया, वो सिर्फ मेरे पिता नहीं है। वो इंसान है जिन्होंने अपनी जवानी, अपना सुख और अपनी जीवन बेच दी, सिर्फ इसलिए कि आप, हाँ आप एक कलेक्टर बन सके। आदित्य की आवाज गरज रही थी। मुझे सब याद है माँ, या शायद मुझे आपको मिसेस राय कहना चाहिए, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को और अपने पति को छोड़कर भागती नहीं है। जब मैं 5 साल का था तब आप पिताजी को छोड़कर चली गई थी, यह कहकर कि यह गंवार आदमी आपके लायक नहीं है। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि इस गंवार आदमी ने ही आपकी कोचिंग की फीस भरी थी। पिताजी ने मुझे कहा था कि माँ मर चुकी है, ताकि मेरे दिल में आपके लिए नफरत न पैदा हो। लेकिन आज आज आपने साबित कर दिया कि आप वाकई मर चुकी हैं। आपका जमीर मर चुका है। सुमेधा रोने लगी। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े अफसर बन गए हो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो हम फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। मैं भी कलेक्टर, तुम कमिश्नर, हमारा कितना नाम होगा। आदित्य ने घृणा से मुंह फेर लिया। अभी भी आपको सिर्फ नाम और रुतबे की पड़ी है। कान खोलकर सुन लीजिए मिसेस कलेक्टर, मैं यहाँ का मंडल आयुक्त डिविजनल कमिश्नर हूँ और आप मेरे अधीन काम करती हैं, और एक अधिकारी के तौर पर मैं अभी इसी वक्त आपको सस्पेंड करता हूँ। सुमेधा चीख पड़ी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य ने जेब से एक पेपर निकाला। मैं कर सकता हूँ। मुझे पिछले कई महीनों से आपके भ्रष्टाचार और जनता के साथ बदसलूकी की रिपोर्ट्स मिल रही थी। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप वर्दी पहनने के लायक नहीं है। जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। आदित्य ने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, गाड़ी से इनका लाल बत्ती और झंडा भी उतारो और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। देखते ही देखते जिस गाड़ी पर सुमेधा को घमंड था, उससे झंडा उतार लिया गया। वह सड़क पर खड़ी होकर रोती रही, लेकिन आज कोई उसे चुप कराने वाला नहीं था। आदित्य ने अपने पिता माधव का हाथ थामा और उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में सम्मान के साथ बैठाया। चलिए पिताजी, वो सरकारी बंगला जिसका सपना आपने देखा था, वो आज आपका इंतजार कर रहा है। आज से उस बंगले का मालिक मैं नहीं, आप हैं। माधव ने जाते जाते सुमेधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बस अफसोस था। गाड़ी का सायरन बजा और बेटा अपने पिता को लेकर वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ उड़ती हुई धूल और एक टूटा हुआ अहंकार। निष्कर्ष। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बादशाह को भी फकीर बना देता है। कभी भी अपने पद या पैसे का घमंड मत करना। याद रखना, जिस माँ बाप या जीवन साथी के त्याग से तुम आज इस मुकाम पर हो, अगर तुमने उन्हीं का अपमान किया तो ऊपर वाला तुम्हारा वो हस्न करेगा कि दुनिया थू थू करेगी। उम्मीद है इस कहानी ने आपकी आंखों में पट्टी हटाई होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही मेरा परिवार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी दहेज लोभी ननद का अंत या ईमानदार सौतेली माँ पर बनाऊं, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं या फिर सुपर चैट के जरिए अपनी फरमाइश भेजें। मैं वादा करता हूं अगली कहानी आपकी पसंद की ही होगी। तब तक के लिए अपने रिश्तों की कदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।